हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार मेरी चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ खास वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, तो इसके लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं पॉलिटी पे। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये जो टॉपिक हमारा है ये है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे 20 एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बी convened to consider a bill which has passed by one house and pending in another house। इसका आंसर है 6 months। इसके बाद एक और क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इट्स अमेंडमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट अमेंडमेंट के रिलेटेड बात करता है। इट्स पार्ट एक्स एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट एक्स एक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ओनली वन आर्टिकल। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, दैट्स आर्टिकल 368 दैट डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए एक आर्टिकल बना है, आर्टिकल 368, यही इसको गवर्न करता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। सर एडविन मोंटैग एंड द वाइसरॉय लॉर्ड किल्मसफोर्ड आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो यहाँ पर लॉर्ड किल्मसफोर्ड एंड सर एडविन, ये किस से रिलेटेड है इनमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, नो। इंडियन एक्ट 1909 ये भी नहीं है। इसका जो आंसर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। तो आपको याद रखना होगा, सर एडविन मोंटैग एंड लॉर्ड किल्मसफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के साथ रिलेटेड है। तो एक और क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4, द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली हैड हाउ मैनी लैंग्वेज। जो 8th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था, इसमें ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी पहले? इसका जो आंसर है वो है 14। तो आप यहाँ पर देख सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड 14 लैंग्वेज। इसमें क्या क्या लैंग्वेज थी? आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। 1950 में ये 8th शेड्यूल बनाया गया था। उसके बाद द लिस्ट हैज़ बीन एक्सपेंडेड थ्राइस। उसके बाद 3 बार लिस्ट में अमेंडमेंट आ गई। 1 टू इंक्लूड सिंधी, एक बार सिंधी इंक्लूड हुआ। सेकेंड टाइम टू इंक्लूड कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, एंड येट अगेन टू ऐड 4 मोर लैंग्वेज। लास्ट पे बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, ब्रिंगिंग टोटल टू 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो अभी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ओके, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है बंदों को, तो कितने बंदों को नॉमिनेट कर सकता है फॉर राज्यसभा एक प्रेसिडेंट इंडिया में? इसका आंसर है 12। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 members ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम amongst persons हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। आपको याद रखना होगा कि प्रेसिडेंट 12 बंदों को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के लिए जिनको स्पेशल नॉलेज होगी या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस के बारे में। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड बाय ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को इनमें से अप्रूव करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी हमको चाहिए? इसका आंसर है हमारे पास वो है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही हम प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, हु अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन अनाउंस करता है? इसका आंसर जो है वो है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ही गवर्नमेंट पॉलिसीज को अनाउंस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, आई होप आपको ये सवाल इम्पोर्टेंट लगते होंगे एंड आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। Who is the chairman of the Central Council of Local Government? सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट का चेयरमैन कौन है?
तो इसका चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर होता है। ओके, आपको याद रखना होगा ये बात। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हु कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में स्टेट लेजिस्लेटिव की टर्म को कौन एक्सटेंड कर सकता है? तो इसका जो आंसर है वो पार्लियामेंट है। ओके, देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करता है जब किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना होगा? तो वो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट से बात करता है, फिर वो इसको अपॉइंट करते हैं जज को जो स्टेट हाई कोर्ट में होता है। ओके, उसके बाद हु इलेक्ट्स द डिप्टी स्पीकर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में डिप्टी स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? इसका आंसर है असेंबली इटसेल्फ। असेंबली ही खुद लेजिस्लेटिव असेंबली में डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन, इन विच ईयर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किस ईयर में इस्टेब्लिश हो गया? तो इसका आंसर है 2005। आपको याद रखना होगा क्योंकि डेट्स हमेशा इंसान भूल जाता है, तो आपको थोड़ा रिवाइज करना होगा। अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो उससे नहीं होता, यूजुअली इंसान को चीज़ें याद नहीं आती, बट अगर आप रिवाइज करते हो 2-3-4 बार तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन रिकॉल द डेट्स इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें बताना होगा कि इनमें से कौन सी कमिटी रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर है वर्मा कमिटी। ओके, वन मोर क्वेश्चन, हु कॉल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज कैबिनेट सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम किसने कहा था? इसका आंसर है इवार जेनिंग्स। फिर से याद रखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम इवार जेनिंग्स ने कहा था। ओके, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर फॉर हाउ मैनी मंथ्स। सो इसका आंसर है 6 मंथ्स। ओके, एक और क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वो मेंशन की गई है पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका ए पार्ट आंसर होगा। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ओके, सो इसका आंसर है आर्टिकल 25 to 28। आपको याद रखना होगा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28 में कंटेन है। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolishes अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को किस आर्टिकल से हमने एबॉलिश किया? ओके, आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो आपको याद रखना होगा आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। 19th क्वेश्चन हमारे पास है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वो आर्टिकल अमेंडमेंट 42 जो हमने की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे हमने वो इंक्लूड किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आपको याद रखना होगा द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सो इसका आंसर है 51A। इसी के साथ हमारे आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मुश्किल ना लगे। तो एंड आपको रिवीजन हो, अगर आपने पढ़ा तो उसके बाद आप MCQs देखते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको एंड आपको एग्ज़ाम के समय ये आंसर्स याद भी आ जाएंगे। सो इसी के साथ मैं चलता हूँ, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।